मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। जब मैंने आपके लिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाया तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने लीडरशिप स्टाइल्स और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वीडियो टॉपिक के लिए बहुत रिकमेंड किया। तो मैं आज आपके लिए, जैसा कि लीडरशिप स्टाइल्स में बना चुकी हूँ, अब मैं आपको लेके आई हूँ एक टॉपिक जिसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या डेलीगेशन ऑफ पावर। सबसे पहले से हिंदी में समझ लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में इसका मतलब नहीं जानते। या तो इसे सरल भाषा में समझ लो, सत्ता का या अधिकारों का विकेंद्रीयकरण, प्रतिनिधान भी बोलते हैं डेलीगेशन को। इसका मतलब होता है एक व्यक्ति जब अपनी अथॉरिटी को दूसरे को टेम्परेरी मोड पे या अस्थायी रूप से डेलीगेट करता है, उसे कहते हैं प्रतिनिधान, डेलीगेशन। अब ये क्या है, क्या डिमांड करती है, किस तरह से इसके एलिमेंट्स हैं, इसी को थोड़ा सा थॉरोली समझ लेते हैं इस टॉपिक में। आर यू रेडी? चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्दों की। डेलीगेशन का मतलब क्या है? देखो, अगर मैंने जैसे हिंदी में बताया विकेंद्रीकरण कर लो या डिसेंट्रलाइज कर लो या प्रतिनिधान कर लो, इंग्लिश में एक बहुत इजी वर्ड है सब डिवीजन, आगे बांट देना। यानी जो चीज मेरे पास है, इफ आई एम नॉट केपेबल टू डू द वर्क individually, then I can delegate the work with my subordinates, right? मैं मेरे नीचे काम करने वाले लोगों से मैं उस काम को करवा लूं जिस काम को मुझे दिया गया है। If I have a power, यदि मेरे पास इतनी पावर हो तो ही मैं डेलीगेट कर सकती हूँ, वरना तो सभी लोग अपना काम दूसरों से करवाने की नियत ही रखेंगे। पर डेलीगेशन केवल वही कर सकता है जो अधिकार रखता हो। अरे बात, जो सत्ता रखता हो, जो पावर रखता हो, जो अथॉरिटी रखता हो। ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लेना। डेलीगेशन का मतलब यहाँ सरल भाषा में समझा रहे हैं कि सब डिवीजन कह लो या सब एलोकेशन कह लो। सब एलोकेशन यानी बांट देना, आवंटित कर देना, लेकिन और आगे आवंटित कर देना। यानी एलोकेट तो उसे किया गया है काम, पर अगर उस व्यक्ति के पास उस पोजीशन की वजह से कुछ अधिकार उसे मिलते हैं, देन ही और शी कैन सब एलोकेट द वर्क। तो इसको डेलीगेशन कहते हैं। होपफुली आपको डेलीगेट वर्ड समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? अपने आप को आंसर करा करो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मेरे सामने नहीं हो तब भी, तो आप मुझे आंसर करा करो, मैं आपके सामने नहीं हूँ तब भी। आ रही है बात समझ में? फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है तो क्या हुआ, पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म में हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना? तो बिल्कुल इसीलिए कह रही हूँ, अपने आप को आंसर करते रहो। क्लास तभी इंटरेस्टिंग बनेगी जब आप इंटरेक्टिव बनाओगे। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ इंटरेक्शन करती रहूं। तो आप मुझे आंसर तुरंत दे नहीं रहे तो क्या हुआ, लेकिन मेरे इनबॉक्स में तो आपके कमेंट्स मुझे आंसर करते ही हैं, राइट? तो डेलीगेट वर्ड, इज इट क्लियर? अब आगे बात करते हैं अथॉरिटी क्या होती है और पावर क्या होती है। देखो, दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन एक जनरल टर्म्स में बहुत सारे स्टूडेंट इसको एक ही मान लेते हैं, सिनोनिम की तरह से यूज कर लेते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी वही चीज है, डेलीगेशन ऑफ पावर भी वही चीज है। समझने की दृष्टि से तो मान लेते हैं कि ये एक ही मान लो या पर्यायवाची शब्द मान लो, लेकिन एक्चुअली अथॉरिटी और पावर दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको क्लियर अंतर भी बताऊंगी कि जो अथॉरिटी है वो क्या है, पावर है वो क्या है। उसके बाद डेलीगेशन के जो एलिमेंट्स होंगे उसमें आपको जो नए नए शब्द बताऊंगी उनको भी डिटेल में समझाऊंगी। मेरी कोशिश होती है एक टॉपिक को मैं डिटेल में लेके जाऊं, थॉरो एक्सप्लेनेशन दूं आपको। तो अब जरा समझो बात को। पहले अथॉरिटी समझ लो क्या है। एक्चुअली अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार। अधिकार का मतलब है यहाँ एक फॉर्मल राइट होता है, एक औपचारिक अधिकार होता है आपके पास में। यानी इफ यू हैव ऑन द पोजीशन या होल्ड द पोजीशन, यू कैन बी अ अथॉरिटी। आपके पास आप एक अथॉरिटी होते हैं, यू कैन यूज योर अथॉरिटी। अगर पावर और पोजीशन नहीं है तो आप अथॉरिटी यूज नहीं कर सकते। अब अगर मैंने यहाँ पे शब्द यूज किया पावर, तो पावर और पोजीशन, पोजीशन होती है तो आपके पास अथॉरिटी है, पर अथॉरिटी को यूज आप करते हो या नहीं करते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पावर, योर इंडिविजुअल पावर एंड योर पर्सनल एफिशिएंसी, यू मान लो। तो अथॉरिटी तो आपको दी जाती है जो कि फॉर्मल वे में होती है, और पावर आपकी इम्बाइब्ड होती है, हाउ कैन यू यूज
सकता है, वो सॉफ्ट भी हो सकता है। प्रिंसिपल है, वो उसकी पोजीशन उसको अथॉरिटी देती है, लेकिन वो किसी मैटर पे किस तरह के डिसीजन मेकिंग कर देगा या वो किस तरह से उसको यूज करेगा अपनी पावर को, टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। दैट इज प्रिंसिपल। तो पावर को यूज करना और किस दिशा में यूज करना, किस लेवल तक यूज करना, ये एक व्यक्ति का निजी मैटर होता है, राइट? लेकिन अथॉरिटी उसकी पोस्ट या पोजीशन से रिलेट करती है। आप चीजों को बहुत अच्छे से समझना, धीरे धीरे समझना। मैं आपको अथॉरिटी और पावर दोनों को क्लियर डिफाइन कर रही हूं। अथॉरिटी हमेशा पोस्ट या पोजीशन से आएगी और आएगी ही। आपको अगर कोई पोस्ट दी जाती है तो यू मस्ट बी गिफ्टेड विद अथॉरिटी, राइट? आपको ये उपहार के रूप में दी ही जाएगी। और पावर क्या होगी, आप उस अथॉरिटी को यूज कैसे करते हो, ये आपका इंडिविजुअल एबिलिटी होगा, ये आपकी पर्सनल योग्यता होगी, व्यक्तिगत योग्यता होगी। ठीक है? कुछ लोग अपनी पावर को मिसयूज करते हैं क्योंकि अथॉरिटी तो उनके पास है, पर उसको पावर को वो यूजफुली यूज ना करके मिस यूज करते हैं। ठीक है? तो अथॉरिटी थी तभी तो आपने पावर को इस्तेमाल किया। तो यूं कह सकते हैं पावर इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ द अथॉरिटी। फर्स्टली अथॉरिटी कम्स फर्स्ट, देन यू कैन यूज द पावर, राइट? ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर मेरी बात को आप तसल्ली से और बैलेंस माइंड के साथ सुनोगे और समझोगे तो आपको सारी चीज समझ में आएगी। और मैं आपको फिर भी सजेशन दूंगी, आप जो भी चीज मेरी क्लास में सुनते हो, समझते हो, उसको राइट डाउन करा करो। अगर राइट डाउन कर लोगे तो ये आपके दिमाग में छप जाएगी। हमेशा याद करो, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग कम्युनिकेशन, लिसनिंग कम्युनिकेशन, हर एक का इम्पैक्ट अलग अलग होता है, राइट? तो अगर इफ यू वांट टू रिटेन द नॉलेज इन योर माइंड फॉर द लॉन्ग टर्म्स, यू मस्ट राइट द थिंग्स। क्लियर? तो अब मैंने आपको बताया अथॉरिटी और पावर में अंतर। ये एक तरीके से फॉर्मल राइट है और हमेशा डाउनवर्ड्स जाता है, टॉप से नीचे की तरफ जाता है, बॉटम की तरफ जाता है। कौन? अथॉरिटी। हमेशा आदेश देती है, वो सजेशन की नहीं बात करती, वो आदेश की मांग करती है और उसकी पालना करवाती है। तो टॉप मैनेजमेंट हमेशा बॉटम लाइन मैनेजमेंट को आदेश देता है, तो इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इज इट क्लियर? तो इसका जो दिशा है वो डाउनवर्ड्स होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है। ये बात समझ लो। अब बात करेंगे पावर की। मैं अभी तो टॉपिक को ही समझा रही हूँ आपको, टॉपिक के अभी अंदर तो जा ही नहीं रहे, अभी तो टॉपिक के वर्ड्स को ही समझ लो। ये समझ में आ गए तो आगे की सारे सफर, सारी यात्रा, सारा इजी हो जाएगा। पावर क्या है? पावर ये कह सकते हैं ब्रॉडर कंसेप्ट है। पावर अथॉरिटी से ज्यादा बड़ी है। पहले अथॉरिटी आती है, देन कम्स पावर, और उससे ज्यादा बड़ी है। अथॉरिटी तो एक तरह से असाइंड होती है आपको क्योंकि आपके पास पोजीशन है, पर पावर आपकी पोजीशन से भी और इंडिविजुअल भी है, राइट? तो आपका पर्सनल नेचर होता है, हाउ कैन वी यूज द पावर। तो ये पावर हमेशा ब्रॉडर कंसेप्ट होती है देन द अथॉरिटी, और इसमें पोटेंशियल होता है, इसमें एक ताकत होती है। पावर ऑलवेज डिफाइंस द पोटेंशियल, ताकत को बताती है, जबकि ये पोजीशन को बताएगी। कौन? अथॉरिटी। तो ये बात समझ में आ रही है कि पावर ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है अथॉरिटी के कंपैरिजन में। तो ये तो बात आ गई आपको समझ में कि डेलीगेशन क्या है, अथॉरिटी क्या है और पावर क्या है। अब जरा थोड़ा सा अंतर समझो। जो अथॉरिटी होती है वो फॉर्मल राइट है जिसमें कमांड किया जाता है, जबकि पावर एक पर्सनल एबिलिटी होती है जो कि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं। मैं मेरी पावर को अगर यूज करूं तो मैं लोगों को ये बता सकती हूँ व्हाट कैन आई डू और व्हाट कैन आई नॉट। आ रही है बात समझ में? है ना? मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, जब तक मैं करके बताऊंगी नहीं तो आपको क्या अंदाजा होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पास पोजीशन है और मेरे पास अधिकार भी है, लेकिन उस अधिकारों का इस्तेमाल तो मैं मेरी शक्ति के अनुसार ही करूंगी ना। तो शक्ति मैंने अभी अपनी बताई ही नहीं। वो फिजिकल भी हो सकती है, वो मेंटल भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। पोटेंशियल के मामले में अगर बात करोगे, आपको पोजीशन से तो चीजें मिल ही रही हैं, आपका फिजिकल, पर्सनल, मेंटल और कई और दूसरे सराउंडिंग से आती है ये पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल पावर को एम्पावर करती है। आ रही बात समझ में? तो
जो पावर होती है वो पर्सनल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर्स होती है। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंबल बनाया है जो डाउनवर्ड्स एरो के फॉर्म में है। वो ये कहता है ये डाउनवर्ड्स होती है इसका फ्लो, किसका? अथॉरिटी का। जबकि पावर किसी भी दिशा में हो सकती है। इट कैन बी फ्लो एट एनी डायरेक्शन, राइट। अगर बात करेंगे तो अथॉरिटी ऑलवेज डिफाइंस द पोजीशन एंड पावर ऑलवेज डिफाइंस द पर्सन। Person, P is relate to P. Power relates to person and authority relates to position. ठीक है, बात समझ में आ रही है? पोस्ट कह लो, पोजीशन कह लो, जबकि पावर हमेशा पर्सन को बताती है। ठीक बात है, ये बात समझ में आ गई। अब जरा थोड़ी सी बात करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो चाहे डेलीगेशन ऑफ पावर हो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाते हैं और हम ये मान लेते हैं कि हमें अथॉरिटी भी समझ में आ गया और पावर भी समझ में आ गया। अब समझना क्या है कि इनका डेलीगेशन कैसे होता है, यानी आप इसको डिसेंट्रलाइज कैसे करते हो, सब एलोकेट कैसे करते हो या सब डिविजन कैसे करते हो अपनी पावर को या अपनी अथॉरिटी को। तो इसके कौन से एलिमेंट होते हैं वो समझिए। इसके एलिमेंट होते हैं मेजर 3। कितने? 3। नंबर 1 अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो एलिमेंट है वो मैं बता रही हूं आपको। नंबर 1 अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है आपके पास वो फॉर्मल राइट होना जरूरी है, तभी आप डेलीगेट कर सकते हो। अपन बात कर रहे हैं कौन से आवश्यक तत्व हैं, ठीक है, असेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं डेलीगेशन करने के लिए। तो फर्स्टली यू हैव एन अथॉरिटी। आपके पास वो पोजीशन, वो अधिकार होना चाहिए जिससे आप सब एलोकेट कर सको चीजों को। अब अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी एक लीगल राइट जो आपको पोजीशन से मिलती है। इसका फ्लो हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ होता है, डाउनवर्ड्स होता है, एंड इट कैन बी शिफ्टेड। अथॉरिटी में आप अपना काम दूसरे तक शिफ्ट कर देते हो, राइट। आगे बात करो। अब है रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट डेलीगेशन में। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके पास अगर अधिकार है और आप उसको डेलीगेट करते हो तो यू मस्ट बी मेक अ पर्सन टू बी रिस्पॉन्सिबल। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, आपको उसे अथॉरिटी भी देनी होगी। आपके पास खुद के पास अथॉरिटी होगी तभी तो आप अथॉरिटी दोगे। आप अथॉरिटी दोगे तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाती है। डेलीगेशन में एक वर्ड आएगा अकाउंटेबिलिटी। मैं अकाउंटेबिलिटी तक भी आऊंगी, पहले थोड़ा सा समझ लो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहले तो इन दोनों शब्दों को हिंदी में समझ लो, बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप बहुत ही फेमिलियर होते हैं कि उसको आप जिम्मेदारी मानते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी जिम्मेदारी भी है। देखो, लायबिलिटी एक अलग शब्द है। लायबिलिटी तो है उत्तरदायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिम्मेदारी, और अकाउंटेबिलिटी है जवाबदेही, आंसरेबिलिटी होती है ये। मतलब किसी काम को आप कर लेते हो तो उसके बाद इसका आंसर, हाँ किया, अच्छा किया, बुरा किया, नहीं किया, उसके लिए आपको आंसरेबल होना होता है। आपकी जिम्मेदारी तो है ही है, साथ में इसकी जवाबदेही भी हो गई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी थोड़ा अलग अलग है, क्लियर समझ लेना। ये जो आज आपको टॉपिक बता रही हूँ ना, ये रेगुलर उसमें नहीं है, लेकिन जब भी आप किसी भी कंपटीशन के पेपर में या एमबीए में आप प्रोफेशनल कोर्सेज जब भी करोगे ना, इन चीजों की डेप्थ अगर क्लियर होगी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। वरना सिर्फ आप आंसर लिख के आओगे, कोई उसका वेटेज नहीं है, उसका कोई डेप्थ नहीं है। चीजों पे डेप्थ तभी आती है जब उन पे आप प्रॉपरली फोकस करते हो। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू फोकस्ड, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिसको हमने बोला जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति का बंधना। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे बच्चों की पालना करूं, बीइंग अ अर्नर। मैं अगर एक परिवार का मुखिया हूं तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं मेरे परिवार का पालन पोषण करूं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उससे बंधा हुआ हूं। वो सोशल भी हो सकती है, वो पर्सनल भी हो सकती है, वो मेंटल भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, राइट। तो ये एक ऑब्लिगेशन है ताकि कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निभाऊं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूं। तो ये ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन होती है। आप हमेशा ध्यान रखो, ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। जिम्मेदारी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। आप एक मिनट के लिए ध्यान दो, बीइंग अ पेरेंट वो रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले अपने बच्चों के लिए होता है या खुद के लिए होता है? ध्यान दीजिए,
उसके पेरेंट्स अगर उस पर डिपेंड करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल पहले अपने पेरेंट्स की भूख मिटाने के लिए है या वो पहले अपनी भूख को मिटाने के लिए है? डेफिनेटली वो अपने बच्चों और अपने पेरेंट्स की भूख मिटाने के लिए पहले लाइबल होगा, पहले रिस्पॉन्सिबल होगा, पहले ऑब्लिगेट होगा, राइट? तो हमेशा ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जबकि अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। तो ये जो पर्सन को ऑब्लिगेशन देती है, ये इसका फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होगा, जस्ट अपोजिट टू द अथॉरिटी। एक और चीज, ये एब्सोल्यूट होगी। अगर आप सोचते हो कि मेरी जिम्मेदारी मैं किसी और को दे दूं, तो नहीं, ये गलत है। कुछ नहीं, मैं मेरे बच्चों का पालन पोषण मैं ही करूंगा, कोई और क्यों करेगा? एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। आ रही है बात समझ में? तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी और आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपकी। मैं आपके बच्चों की जिम्मेदारी लूंगा तो आप ऑब्जेक्शन लेंगे, और आप मेरे बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे तो मैं ऑब्जेक्शन लूंगी। यानी ये पर्टिकुलर है, ये एब्सोल्यूट है। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी रेस्पॉन्सिबल जो होगा उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इट्स नॉट कि रेस्पॉन्सिबल तो कोई और है पर इसकी जिम्मेदारी कोई और ले रहा है। नॉट लाइक दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत शांति से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बैलेंस माइंड के साथ सुनना। आराम से समझा रही हूँ, आराम से समझना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है क्या? जिम्मेदारी का मतलब है, ठीक है? जिम्मेदारी एक व्यक्तिगत होती है, व्यक्ति की व्यक्ति विशेष के प्रति, ठीक बात है? उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी। अब आगे बढ़ो। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जिसको बोलते हैं आंसरेबिलिटी, जवाबदेही बोलते हैं, जवाबदेहिता भी बोलते हैं इसको, है ना? किसी भी काम को करने के बाद आप किस तरह से उसको आंसर करते हैं, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप ले लेते हैं, ठीक है? अब क्या है ये कहता है आंसरेबिलिटी होती है एंड एम्पावर्स डूअर। जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको वो थोड़ा सा शक्ति देती है। हर एक काम के करने के बाद उसकी जवाबदेही उस व्यक्ति की अगर है तो वो एम्पावर हो गया। काम तो मैं कर देता हूं, पर इस काम के करने का क्रेडिट मेरा बॉस अगर लेता है तो आई एम नॉट द आंसरेबल, आई एम नॉट द अकाउंटेबल। अकाउंटेबल वो है, जैसे ऐसे समझो, एक मैच में टीम होती है ना, तो जो टीम का कैप्टन होता है यानी जो लीडर होता है टीम का, वो उसके लिए अकाउंटेबल होता है। लेकिन रेस्पॉन्सिबल तो हर एक व्यक्ति है ना। आप समझिए, एक देश की टीम दूसरे देश की टीम के साथ एक गेम खेल रही है। एक टीम में मोर देन वन पर्सन है। हर एक पर्सन उस टीम की जीत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उस टीम की जीत का क्रेडिट कैप्टन या वो देश लेता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर वो टीम हारती है तो उस टीम की हार के पीछे हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट, कोई ना कोई गैर जिम्मेदारी बात होती है। लेकिन उसकी जवाबदेहिता वो लोग नहीं देते, जवाबदेहिता देता है उसका लीडर, क्योंकि ये माना जाता है फेलियर हमेशा लीडर की और सक्सेस हमेशा फॉलोअर्स की होती है। ये एक जनरल टर्म है। किसी भी टीम को, एक अच्छी टीम को अगर आप देखोगे तो हमेशा ये कहेगा हम जीते जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सन, माई टीम मेंबर्स, और अगर हम हारे तो ये मेरी गलती है कि मैं उन्हें एक अच्छा निर्णय नहीं दे पाया, मैं उन्हें अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं दे पाया, एक स्ट्रेटेजी नहीं बना पाया। तो लीडर हमेशा फेलियर को लेता है और मैनेजर हमेशा सक्सेस को लेता है। ये चीज याद रखना, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ मी वी सक्सीड, ये मैनेजर का टर्म होता है। और लीडर कहता है जस्ट बिकॉज ऑफ मी वी फेल द थिंग एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द टीम मेंबर्स वी गेट द सक्सेस, राइट? तो ये बात होगी। तो अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी को कहते हैं और ये एम्पावर करती है पर्सन को। अब ये कितने तरीके की होती है? 5 तरह की मानी गई है अकाउंटेबिलिटी। मॉरल अकाउंटेबिलिटी जो कि नीतिगत होती है, नीतिगत जवाबदेही। अपना मन, अपना आत्मा, अपनी सोल कचोटती है हमें किसी काम को, गलत काम को कर लेते हैं तो आप किसी और को आंसर करो ना करो, अपने आप को तो आंसर आप हमेशा करते ही हो ना कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया। आप लोग को, जैसा मैं एक सिंपल बात बोल रही हूँ, आप लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स बहुत बार आपको टोकते होंगे, बहुत मना भी करते होंगे। कोई बात नहीं, नहीं सुन रहे ना आप, कोई बात नहीं। किसी दिन तो कभी तो आपका मन आपसे कहता होगा भाई तू कर क्या रहा है, पूरा दिन कितना वेस्ट कर रहा है अपनी एनर्जी को, अपनी टाइम को। तो ये जो व्यक्ति इस चीज को सुन लेता, अपने मन की आवाज को सुन लेता है, वो है मोरल आंसरेबल,
मॉरल अकाउंटेबिलिटी, कि मैं खुद मेरे लिए नीतिगत, मेरा आत्मा के लिए तो मैं कम से कम मेरा आंसर करूं, क्या कर क्या रहूं मैं, नीतिगत सही और गलत की पहचान, अच्छे और बुरी की पहचान को मॉरल कहते हैं। एक होता है प्रोफेशनल, मैं जिस पेशे में हूं वहां पे भी मेरी अकाउंटेबिलिटी, एक डॉक्टर है उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो अपना जो पेशेंट है उसका इलाज अपनी तरफ से बेस्ट करे। वो पेशेंट ठीक होता है नहीं होता है ये अलग चीज है, लेकिन वो इलाज ही अगर ईमानदारी से और अच्छे से नहीं करता, अपना बेस्ट एफर्ट नहीं डालता है, तो ये उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। वो व्यक्ति मरता तो नहीं है लेकिन वो व्यक्ति ठीक भी नहीं होता, तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी में वो उसको खरा नहीं उतर रहा है। तो एक होती है प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, लॉयर की अपनी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी होती है, टीचर की अपनी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी होती है, डॉक्टर की अपनी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी होती है। ईच एंड एवरी प्रोफेशन डिमांड सम अकाउंटेबिलिटी। तो उन प्रोफेशनल्स को ये बात पता होनी चाहिए कि बीइंग अ टीचर व्हाट आई हैव सम अकाउंटेबिलिटी। मैं क्या कर रही हूँ इस समय, मैं मेरी नॉलेज आपसे शेयर कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या चाहती हूँ मैं, जस्ट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज। अगर एक टीचर है तो उससे टीचर को अपने ज्ञान को बांटना, शेयरिंग बेस्ट हैबिट होती है, बस वही है, ये उसकी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं लीगल अकाउंटेबिलिटी। आप कोई काम करते हो, लॉ आपसे डिमांड करता है भाई अगर ये काम नहीं करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। आप ट्रैफिक में हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आपकी एक लीगल अकाउंटेबिलिटी है कि आपका लाइसेंस होना चाहिए, आप मेजर होने चाहिए बाय एज, और आप सावधानी से गाड़ी चलाओ, ड्रिंक ना किए हुए हो, तरीके से आपको दिखाई देता हो, वगैरह वगैरह वगैरह, मोबाइल पे बात ना करते हो, राइट। ये सब कुछ एक लीगल अकाउंटेबिलिटी है आपकी। एक होता है इंटेलेक्चुअल अकाउंटेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिकता, मतलब बौद्धिक, इंटेलिजेंसी का एडवांस फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअलिटी, राइट। अब इंटेलेक्चुअलिटी की अकाउंटेबिलिटी क्या कहती है कि आपकी बुद्धि क्या कहती है। देखो, दिमाग और बुद्धि दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, दिमाग और बुद्धि अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि आपकी इंटेलिजेंसी यानी रैशनैलिटी को बताती है और दिमाग आपके ब्रेन को बताता है। ब्रेन में भी कैलकुलेटिव, वो कैलकुलेशन पे दिमाग लगा सकता है, राइट, ब्रेन में। और आपका जो इंटेलिजेंसी होता है वो समझदारी भरे निर्णय, रैशनैलिटी को फोकस करता है। तो ऐसी भी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है जो कभी कभी ये कहती है कि अरे अगर एक बड़े नुकसान को रोकना हो या बड़ा फायदा हो तो छोटे नुकसान भी जायज है। वैसे तो हम ये कहते हैं झूठ बोलना गलत है, लेकिन किसी की जिंदगी अगर बचानी हो तो छोटा झूठ भी अगर जिंदगी बचा सकता हो तो वो झूठ नहीं कहलाएगा, वो गलत काम नहीं कहलाएगा। तो क्यों भाई, ऐसा कैसे हो गया? दिमाग तो ये कहता है झूठ तो गलत था, तो भाई बौद्धिकता ये कहती है अगर किसी की जान बच रही है तो एक छोटा झूठ भी गलत काम नहीं है। ये है रैशनैलिटी, इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। एक आता है सोशल अकाउंटेबिलिटी, समाज के प्रति आपकी कोई जवाबदेही है। आप इस समाज में एक सिविक पर्सन है, एक नागरिक है। व्हाट यू हैव योर अकाउंटेबिलिटी, आर यू फुलफिलिंग द अकाउंटेबिलिटी। आप एक अच्छे सभ्य इंसान, एक देश के विकास में कोऑपरेट करने वाले व्यक्ति हैं या डिस्ट्रक्टर हैं। जस्ट बी कंस्ट्रक्टर, नॉट बी डिस्ट्रक्टर। यही अकाउंटेबिलिटी, सोशल अकाउंटेबिलिटी है ये। कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये एक नागरिक होने के नाते आपकी देश में आपकी एक जवाबदेही होती है। ड्यूटी नहीं कहूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहूंगी, ये है आपकी जवाबदेही। आप कर क्या रहे हो, आप समाज में क्या मुंह दिखाओगे, आप समाज में अगर ये काम नहीं करोगे। समाज में रहते हैं, समाज के नियम कायदों को हम फॉलो करते हैं, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी। तो आज की क्लास में मैंने बहुत सारी नई नई टर्म्स अच्छे से आपको बताने की कोशिश करी है। देखो, डेलीगेशन बता दिया मैंने, अथॉरिटी बता दी, पावर बता दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, एक अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इवन लायबिलिटी भी मैंने आपको बता दिया। लायबिलिटी में हमेशा लॉ की तरफ से इम्पोजिशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में लॉ की तरफ से इम्पोजिशन नहीं होता। लायबिलिटी आप पूरी नहीं करते तो पनिशमेंट है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूरी नहीं करते तो पनिशमेंट नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात? और अकाउंटेबिलिटी इससे अलग होती है, वो आंसरेबिलिटी होती है, राइट। आज की क्लास के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये क्लास समझ भी आई, पसंद भी आई। मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। प्लीज बी कीप शेयरिंग। थैंक यू।